नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी की टीम किस तरह से काम करती है भाई, मजा आ जाता है। और मैं शुरू से जब से वीडियोस बना रहा हूं, जो आपको बाकी जगह दिखती हैं न्यूज़, मैं उसको कवर नहीं करता। कुछ बहुत डीप डाइव चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सर्कल से मेरे पास पहुंचती हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आपको वो बारीक चीज़ें दूं जो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्योंकि दो सीक्रेट मीटिंग्स हैं जो न्यू दिल्ली के अंदर आई, और ये पूरी दो मीटिंग्स ये इकट्ठी अगर कंबाइन करके देखेंगे, ये पूरी गेम को ये चेंज करने वाला है। उसका रीज़न है, आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां में बताया क्योंकि चाइना ने हमारे अरुणाचल में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करी, और एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, रिज होता है, उसको इन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी, अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि मानसून सीजन है, वहां पर हेलीकॉप्टर उस हाई माउंटेन रेंजेस में पहुंच नहीं सकते थे। हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनके पास खाने की कमी हो गई थी, उन्हें वापस आना पड़ना था, और चाइना ने अपने लोगों को वहां भेज दिया। लेकिन भारत ने जो वहां पे गेम खेल ली थी उनके साथ, हमने खेल दिया, उनको अंदर नहीं एंटर करने दिया। लेकिन साथ में हमने रशियंस को यहां पर मीटिंग करने के लिए बुला लिया। ये मीटिंग है जिसने चाइना को शॉक किया है, क्योंकि चाइना समझ नहीं सकता था कि हम रशिया के साथ मिलकर अब चाइना का मुकाबला करेंगे। दूसरा, ये न्यूज़ जो है ये आपको इंडियन मीडिया में नहीं सुनाई देगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये चाइनीज मीडिया में इसके बारे में हल्की सी मेरे हाथ में बात लगी, तो मैंने गवर्नमेंट सर्कल से इसको वेरीफाई कराया। शॉकिंग डिटेल्स मेरे पास आई हैं, दो चीज़ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दो क्वाइट मीटिंग्स वो हुई न्यू दिल्ली के अंदर, वो भी 2 या 3 दिन के डिफरेंस के बीच में मीटिंग्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी। लेकिन एक साइड पे मीटिंग है जहां पे रशिया का जो जनरल्स है, वो मॉस्को की जो एलीट, जिसको मेन आर्मर्ड जो ये व्हीकल्स बनाते हैं, ये उसका जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा है साउथ ब्लॉक में, वहाँ पर कौन सी मीटिंग हो रही है, वहाँ पे शशि थरूर वो एक मीटिंग कर रहे हैं, वो एक प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप एक काम कीजिए, आप एक एम्बेसडर को अपॉइंट कीजिए पोलर के लिए। दोस्तों, पोलर रीजन वो है जैसे कि आर्कटिक सर्कल है या एंटार्क्टिक, ये कोई कंट्री को बिलोंग नहीं करते, और वहां पे शशि थरूर बोल रहे हैं कि आप एक एम्बेसडर को आप अपॉइंट कीजिए। और नाम भी उन्हीं का आ रहा है, क्योंकि जो कमेटी है पोलर वाली, उसका हेड शशि थरूर को वो बनाया गया है 2024 से, वो यहां पर इसके हेड हैं। दोस्तों, दो चीजें, अब ये दो मीटिंग्स इंटर रिलेटेड कैसे हैं? वो रीजन है कि चाइना ने अब आपके साथ पंगा कहां लिया, वो पंगा लिया नॉर्थ में, जहां पर एक्सट्रीम वेदर होता है। और जो रशिया का जो हेड आया यहां पर, वो कौन है? वो भी वो आदमी है जो हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर कैसे लड़ाई करनी है, कैसे अपने जो ये आर्मरी है उसको यूज करना है, ये उसका हेड है। आपने उसे बुलाया है क्योंकि हमें कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई करने के लिए। वहां पर होता क्या है, एक्सट्रीम वेदर के अंदर जो आपके हथियार हैं वो चलने बंद हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए रशिया को बुलाया गया कि किस तरह से हम चाइना का मुकाबला हम कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर। और दूसरा, ऑन दी अदर हैंड, शशि थरूर क्या बोल रहे हैं, वो भी लोकसभा में जाकर उन्होंने बोला है कि भारत का पहला पोलर एम्बेसडर हमें अपॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी अपना एक पोलर एम्बेसडर अब वो सोच रहा है अपॉइंट करने के लिए। भारत अगर पहला कंट्री बन जाएगा तो हम अपनी दावेदारी पोलर रीजन के ऊपर हम भी डाल सकते हैं। और इस कमेटी को हेड नन अदर देन शशि थरूर। भाई, शशि थरूर को आपने कांग्रेस के पाले में से बाहर निकालकर अगर एम्बेसडर बना दिया, आपने चेकमेट दिया है कांग्रेस को भी और चाइना को भी। और दोस्तों, ये जो पोजीशन है जो वहां पर क्रिएट की जाएगी, इसका मतलब है कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, जो कि चाइना क्लेम करता है कि आर्कटिक का जो रीजन है वहां पे जो नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, वो उसके ऊपर दावादारी जो बनाएगा। हमने पहले ही अपना वहां पर एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया। दोस्तों, ये दो इवेंट्स ये सेपरेट नहीं है, क्योंकि जो आपकी दिक्कत है कि जो हाई माउंटेन्स हैं वहां पर हथियार नहीं चलते। वही प्रॉब्लम हमें आर्कटिक में आती है, क्योंकि वो भी एक्सट्रीम वेदर है, -50 -60 का टेम्परेचर होता है। जब हमारी शिप्स वहां से निकलती हैं तो वहां फंस जाती हैं उस एक्सट्रीम वेदर में, शिप्स के इंजन हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो ये जो दो चीजें आपने करी, इसलिए रशियंस को बुलाकर आपने एक तो उनसे टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा आप एम्बेसडर वहां पे अपॉइंट कर रहे हैं। दे आर नॉट टू सेपरेट इवेंट्स, ये दो साइड्स ऑफ अ सिंगल एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। भारत क्या कर रहा है? भारत लॉक कर रहा है एक्सट्रीम कोल्ड लैंड कॉम्बैक्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, जो हम हिमालयाज में भी यूज करेंगे
और आर्कटिक सर्कल जो हमारी शिप जाती हैं वहां पर भी हम इसे यूज करेंगे। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो इंडियन मीडिया कभी भी इसको कवर नहीं करेगा। रीजन भी इसके लिए बहुत मैपिंग और बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करना पड़ता है। अब हो क्या रहा है, पहली बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि अरुणाचल हो, लद्दाख हो, जहां पर हमारी आर्मी बैठी है, वो बैठी है 17,000 20,000 की फीट के ऊपर। वहां पर जो एनिमी है हमारा, वो अकेला चाइना नहीं है। हमारा आर्मी, हमारा जो एनिमी है वो है एक्सट्रीम वेदर। वो बेशक आर्कटिक सर्कल में हो या हिमालयाज में हो, एनिमी हमारा कॉमन है। अब हो क्या रहा है, माइनस जब टेम्परेचर चले जाता है 10 20 30 डिग्री, उस एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर हमारे इंजन्स वो फ्रीज हो जाते हैं। मेटल जो है, जो हमारे गन्स हैं या हमें इवन टैग्स हैं, वो उसका जो वो है, जो मेटलर्जी होती है वो ब्रिटल हो जाती है, वो स्नैप करनी शुरू कर जाती है। सेंसर्स ब्लाइंड हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। इसलिए अगस्त 4 से लेकर अगस्त 7 तक जो लेफ्टिनेंट जनरल है हमारे राहुल सिंह जी, उनकी, ये इंडिया के डेप्यूटी चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, वो बैठे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि उनकी जो उनके पास काम है वो है नई कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। उन्होंने मीटिंग किया मेजर जनरल जो अलेक्जेंडर है रशिया के, उनके साथ। ये आदमी को डिप्लोमेट नहीं है, वो हेड करता है जो डिफेंस की, जो रशियन डिफेंस की जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उसको वो हेड करता है। अब ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आएगा मजा आपको सुनकर कि हमने क्यों किया और अभी क्यों किया। क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने हमारे से पंगा लिया था, इसलिए ये मीटिंग उसी टाइम पर हो रही है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा एक और चीज है, रशिया पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ एक युद्ध के अंदर फंसा हुआ है। अब उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको टेस्ट कर लिया रशिया ने। दूसरा, एक्सट्रीम वेदर के अंदर ये लड़ाई चल रही है, ठंड का मौसम है, उसके बीच में जब वॉर की सिचुएशन में आप अपने हथियारों को टेस्ट करते हैं तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं चलती। तो पिछले 3-4 साल से रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को वहां पे यूज किया रियल वॉर की सिचुएशन में। उसके बाद इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप भी कर लिया। कैसे? एंटी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया ने डेवलप कर ली, थर्मल मास्किंग है वो कर लिया, सब जीरो यानी कि -20 -30 में जो इंजन है जो काम नहीं कर रहे थे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस वो कर चुके हैं। और उसके बाद अब इनके जो टैंक्स हैं या इनके व्हीकल्स हैं वो एक्सट्रीम वेदर में वो फंसते नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने एक्सट्रीम वेदर प्लस हाई एल्टीट्यूड दोनों के अंदर उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको टेस्ट कर लिया। अब भारत को क्या चाहिए? भारत को बैटल टेस्टेड ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है रशिया की, हमें वो चाहिए। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारे टैंक्स हैं जैसे T-90 है, T-72 है, हम उसी मेटलर्जी को भारत के टैंक्स में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल्स हैं हम भी क्रिएट करें, जैसे रशिया ने क्रिएट किया हुआ है, और उसे हम यूज करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगेंस्ट चाइना। क्योंकि चाइना अब हमें आंखें दोबारा से उसने बॉर्डर पे दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों, एक तरफ तो ये है कि जो आर्मी चीफ्स मीटिंग कर रहे हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, और शशि थरूर ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने जो रिलीज किया है एक बॉम्बशेल, वो रेकमेंडेशन दिया है एक्सटर्नल अफेयर्स को कि हम अपना भारत का एक पोलर एम्बेसडर हम अपॉइंट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब अंडरस्टैंड कीजिए ये दोनों मूव्स को और कनेक्टेड कैसे हैं, तो आपको पता लगेगा। उसको देखने के लिए आपको 30 साल पहले आपको जाना पड़ेगा कि हमने गलतियां कौन सी करी हैं। दोस्तों, लेट 1980s में और इवन 90s के अंदर भी भारत ने डिप्लॉय किए अपने टैंक्स को हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जहां पर एक्सट्रीम वेदर होता है। वहां पर एक प्रॉब्लम आई, जो लुब्रिकेंट होते हैं वो ऐसे लगा जैसे जेल बन गया, वो फ्रीज हो गए। जो स्टील की बॉडी है उसने क्रैक करना शुरू कर दिया। भारत हेवीली रिलाई करता था रशियन जो मेटलर्जी है जो कोल्ड वेदर में काम करती है, ताकि हमारे जो टैंक्स हैं वो चलते रहें, वो ऑपरेशनल रहें जो इतने सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हम यूज करते हैं। लेकिन वो मेटलर्जी इतनी परफेक्ट नहीं थी। लेकिन अभी जाकर जो आज है, आज उनकी जो मेटलर्जी है उन्होंने परफेक्ट कर ली बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा, चाइना ने वो क्या किया, चाइना ने पिछले 20 या 30 साल में उन्होंने इस मेटलर्जी पे काम किया है। उन्होंने इसीलिए जो आइस ब्रेकर शिप्स होती हैं वहां पर भी इन्होंने इस मेटलर्जी को यूज किया। हाई एल्टीट्यूड जो हिमालयाज हैं वहां पर भी इस मेटलर्जी को यूज किया है। दूसरा, अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो आर्कटिक सर्कल है और जो हिमालयाज की जो स्ट्रेटजी है उन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसलिए हमें भी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर
अपनी स्ट्रैटेजी को और आर्कटिक सर्कल की स्ट्रैटेजी को हमें भी कंबाइन करना पड़ रहा है ताकि हम बीजिंग को हम काउंटर कर सके। दोस्तों, हमने देख लिया कि चाइना हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है आर्कटिक में और हिमालयाज में, और अगर चाइना ने ये काम कर लिया और आर्कटिक सर्कल के सी रूट्स को इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो हम जो नया ट्रेड रूट बनने वाला है आर्कटिक में, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमने आज रशिया को बुलाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो कैसे? हमें मालूम है कि रशिया फंसा हुआ है, डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड है, चाइना के साथ मिलकर वो अपने सर्वाइवल की बातें बोल रहा है। हमने उसी टाइम पर जब रशिया आइसोलेटेड है, हमने क्या किया? हमने उनसे जो उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है हमने वो ट्रांसफर करवा ली ताकि हम उसे यूज कर सके हिमालयाज में। और उसके रिटर्न में हम रशिया को क्या दे रहे हैं? एक तो ये है कि जो वेस्ट है, वेस्ट के सामने हम उसे दिखा रहे हैं रशिया को कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और आगे जाकर भी हम खड़े रहेंगे। दूसरा, जो नॉर्थ सी का रूट है उसको खोलना है रशिया को, उसके लिए उसे शिप चाहिए, आइस ब्रेकर शिप चाहिए, वो भी भारत उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने रशिया को वो प्रोवाइड किया जो रशिया को जिसकी जरूरत है। और दूसरा, हमने बोल दिया कि जो व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक जो आपका ऑलरेडी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसे हम एक्सटेंड करके आर्कटिक सर्कल में भी लेके जाने में आपकी मदद करेंगे ताकि रशिया वहां पे काम करेगा। वहां से हमारा रूट जो है बनकर हम चेन्नई तक सारे सामान को लेके आ सकते हैं। हमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, रेड सी है, सुएज कनाल है, इसमें से अपना सामान को लेके जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी, हमारी जो मर्चेंट जो नेवी है वो वाली, ये कंबाइन कर रही है रशिया के पोलर वाटर्स के साथ। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम वहाँ पर मेटलर्जी उनसे सीख रहे हैं, और हमने हमारे जो अपने जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी रशिया के साथ मिलकर हम ट्रेनिंग भी लेनी हमने शुरू कर दी। अभी मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। दोस्तों, साथ में हमने क्या किया, जब हम अपना एक एम्बेसडर वहाँ पे पोलर रीजन में अपना अपॉइंट कर लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल मसल एक वहाँ पे बना रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं एक आर्कटिक काउंसिल के। अब वहाँ पर हम फुल वोटिंग मेंबरशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अगर एम्बेसडर वहाँ पर डिक्लेयर हो गया। एक साइलेंट ऑब्जर्वर से एक डिसीजन मेकर की एक पोजीशन में हम आने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूं, दो चीजें साइमल्टेनियसली न्यू दिल्ली के अंदर, और ये हर चीज को टर्न कर देगी। जो मिसिंग पीस है, जो वेस्टर्न एनालिस्ट और भारत मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा, वो ये है कि भारत जब एक पोलर एम्बेसडर को अपॉइंट करेगा, वहां पे जो बैठे होंगे, तो ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके नीचे आएगा। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी आप देखिए, वो क्या कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या होता था कि जैसे प्रोक्योरमेंट करनी है हमें अपने नेवी के लिए या आर्मी के लिए, रशिया से हमें नई टेक्नोलॉजी लेनी है, वो आर्मी वाले देखेंगे, उसका एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने को काम करना है, जैसे एक एम्बेसडर को अपॉइंट करना है, तो नेवी को या आर्मी को कोई लेना देना नहीं है। अब आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस आर्मी की प्रोक्योरमेंट प्लस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हमने कंबाइन कर दिया। अब आप बोलेंगे हमने ऐसा काम कैसे कर लिया? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना भी अपनी जो सिविल रिक्वायरमेंट्स हैं और मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो इसका जो फॉरेन अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, तीनों उसके कंबाइंड है। उसका कमांड सेंटर वो कंबाइन करता है हर चीज़ को, एक ही जगह पर वो चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। भारत इसीलिए जो ये मिसिंग नोड था न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे सिविल और मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ हैं इंटीग्रेट अलग अलग थी, हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसलिए सिविल मिलिट्री पोलर अथॉरिटी हमने बनाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं नोबडी विल कवर, बिकॉज ये कहीं भी आपको मीडिया में नहीं दिखाएगा। अब बहुत छोटा सा एक फुट नोट है, मैं विद प्रूफ दे रहा हूं आपको कि ये एक्चुअल में काम हो रहा है और ये पार्लियामेंट के थ्रू ये काम किए जा रहे हैं। जो हमारे राहुल सिंह जी हैं, जो हमारे जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर बैठकर पोलर एम्बेसडर के साथ मिलकर ये डिप्लोमेटिक जो मैंडेट है इसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं अपना फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी ऑफ भारत। और होगा क्या, हम अपना हार्डवेयर मॉस्को के हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम अपना आर्कटिक का जो हमारा ट्रेड रूट है रशिया के साथ मिलकर उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और प्लस जो आर्कटिक सर्कल के अंदर वॉइस है वो हम रशिया के साथ मिलकर वो भी क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि टेबल के ऊपर एक कुर्सी हम अपनी बना रहे हैं। ये वो स्ट्रैटेजी है
जो लंबे दौर के लिए यानी कि अगले 25, 30, 50 साल के लिए हमने तैयारी आज से करनी शुरू कर दी। दोस्तों अब आगे जाकर क्या होगा, अब आप देखेंगे, मैं आपको आज बता सकता हूं 2027 के बजट में क्या आएगा। वो ये आएगा कि वहां पर ऑफिस ऑफ पोलर एनवॉय वो क्रिएट किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और उसका बजट एलोकेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। ये मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, 2027 के बजट में ऑफिस ऑफ पोलर रीजन आपको बना हुआ दिखाई देगा, बिकॉज वी आर सीरियस एंड वी आर सीरियस बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑल्सो सीरियस। और वो इसलिए सीरियस है क्योंकि हमारी आर्मी अग्नि फ्यूचरिस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए वो सीरियस है। दूसरा, आप देखेंगे एक जॉइंट भारत और रशिया का एक कोल्ड वेदर टेस्टिंग फैसिलिटी, वो या तो लद्दाख में बनेगी या साइबेरिया में बनेगी। ये आपको 2026 में या अर्ली ऑफ 2027 आप सुनेंगे ये काम हमने कर लिया। तीसरा, आप देखेंगे वॉशिंगटन की तरफ से एक रिएक्शन आएगा। रिएक्शन ये आएगा जब हम बोलेंगे कि आर्कटिक काउंसिल के अंदर हमें ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल मेंबरशिप का अब स्टेटस चाहिए। अमेरिका चाहता है कि वो सारे रीजन के ऊपर उसका दबदबा हो। आपको याद होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कनाडा भी मेरा, ग्रीनलैंड भी मेरा। क्यों? क्योंकि वो दो कंट्रीज ऐसी हैं जो आर्कटिक काउंसिल के पूरे रीजन को, इस ट्रेड रूट्स को वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो सारा कंट्रोल आर्कटिक काउंसिल का उसके पास रहे, और वहां पे भारत फुल मेंबरशिप स्टेटस मांगेगा तो वॉशिंगटन की तरफ से एक रिएक्शन आना वो जरूरी है, वो आएगा भी। आप देखेंगे वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे आपके खिलाफ। दैट मीन्स हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम अपने सिर्फ बॉर्डर को डिफेंड नहीं कर रहे इन हिमालयास, नो, वी आर कनेक्टिंग लैंड कॉम्बैट, मेटलर्जी, पोलर डिप्लोमेसी इन आर्कटिक रीजन, एंड वी आर यूजिंग अवर ऑल वेदर फ्रेंड रशिया टू डू ऑल दिस थिंग्स। रशिया प्रूव कर रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है वो न्यूट्रल बनकर नहीं मिल सकती। हमें अपने स्फीयर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, हमें अपने इन्फ्लुएंस को वो भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। कहां पर? फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड विच इज हिमालयास टू द एंड ऑफ द अर्थ विच इज आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका। हम तीनों जगह पर, हिमालयास में एंड एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, हम वहां पर भी अपनी अथॉरिटी और अपना इन्फ्लुएंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपैंड करते जा रहे हैं। दोस्तों ये न्यूज़ देकर, जो मैंने पूरा न्यूज़ देखा, आई वॉज बैफल्ड कि यार मोदी जी किस लेवल पे सोच रहे हैं इस कंट्री को आगे लेके जाने की। और हमारे जो मीडिया है वो आज भी दिन रात कॉकरोचों के घर में बैठकर ये देखते हैं कि कब दीपिका ने कुछ खाया, कब उसका पेट खराब हो गया, कब कितने समोसे खाए। बल्कि दे आर शोइंग दीज थिंग्स ऑल द टाइम। जो हम काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उसके बारे में इनको शुद्ध बुद्धि नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको इन सारी न्यूज में से एक भी चीज आपको इंडियन मीडिया ने दिखाया? और अगर नहीं दिखाया, आप समझ सकते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है और मोदी जी की वो प्रायोरिटी क्या है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।